हेलो दोस्तों, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पवन आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद पवन में स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एज यू नो, आई एम सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल 2022 एग्जामिनेशन with all India rank 109 as an excise and GST inspector, and now I am here to discuss what the strategy I followed, which books I preferred, and which type of mock test I prioritized for the SSC CGL examination. Especially you can say SSC CGL, or you can follow these tips and strategies for any SSC examination. It may be CPO, CHSL, MTS, और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मेरी ये फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो होगी। इस वीडियो में हम प्री टू मेंस क्या क्या टिप्स अपनाएं, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो किए, किस तरीके से प्रिपरेशन किए और किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते थे, या कंप्यूटर टाइपिंग कहाँ से सीखी, खुद से की या मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें। और वैसे भी ये वीडियो आने वाले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी, हमारी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है क्वांट की या मैथ्स की, या क्वांट की, इसको मैथ्स या क्वांट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है और वहाँ से जितनी भी क्लासेस हैं, यानी जितना भी सिलेबस है, अच्छे से कंप्लीट करना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। और खुद के नोट्स ही होंगे जो एग्ज़ाम टाइम में काम आएंगे, वरना दूसरों के नोट्स इतनी जल्दी एग्ज़ाम टाइम में नहीं काम आते हैं। और तो इसके बाद आप जो भी नोट्स बनाएंगे, जो भी नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे, तो उन्हीं को रिवाइज़ करना है अच्छे से। उसके बाद नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद आपको किसी भी मैथ्स की प्रीवियस ईयर बुक पे आ जाना है। जैसे मेरे केस में, अपने केस में बात करते हैं कि मैंने किरण की बुक लगाई थी प्रीवियस ईयर। पूरी हालांकि नहीं लगा पाए थे, लेकिन लगभग मोस्टली जो चैप्टर्स थे आते थे एग्ज़ाम में, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे यहाँ से। और एक काफ़ी बुक अच्छी है प्रीवियस ईयर, पिनाकल भी आप यूज़ कर सकते हैं टीसीएस पैटर्न की। तो अगर हम बात करते हैं हमने किस टीचर से कवर किया था, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हमने 4 से 5 महीने ऑफलाइन कोचिंग की थी, लेकिन वहाँ ज़्यादा समझ में नहीं आया था तो फिर ऑफलाइन पे मूव किए थे। तो जो भी ऑफलाइन में पढ़ाया गया था तो उसे हम प्रिपेयर किए थे, जो भी सिलेबस बताया गया था उसे कंप्लीट किए थे अपने हिसाब से। उसके बाद ऑनलाइन आए थे। तो मैंने गगन सर जी से कंप्लीट किया है यूट्यूब पे भी, और उनका बैच लेके भी थोड़ा सा कंप्लीट किया है अच्छे से मैथ। तो यही बताएंगे, आप अपने हिसाब से टीचर्स देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं गगन सर, तो एक बार ट्राई करिएगा। नो पेड प्रमोशन। एंड अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया है या 80 to 85% कर लिया है, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पे अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सेक्शनल मॉक टेस्ट ही दें, लेकिन अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप पक्का इम्प्रूव करेंगे, आपका स्कोर बूस्ट करेगा एंड आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आएगी मैथ्स में। एंड एक गगन सर जी की एक बुक है जो कॉन्सेप्ट टेकिंग की बुक है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। ये काफ़ी रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में यही तो चाहिए हमें कि जितना फास्ट हम रिवाइज कर पाएँ हर एक चीज़। जैसे मेरे केस में था, हम बल्क के नोट्स बना लिए थे जीएस के, लेकिन लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पाए, तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं था। तो आप यही कोशिश करिएगा जितना शॉर्ट में नोट्स बना पाएँ, वही टाइम आए, वही काम आएगा लास्ट में। तो अगर सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि कैलकुलेशन। मैथ्स में तो सबसे बड़ा यही प्रश्न होता है कि कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, कैलकुलेशन का क्या फंडा है। तो वैसे भी 2018 से, जैसे जब से एसएससी में टीसीएस पैटर्न इंटर किया है, तो काफ़ी कैलकुलेशन भी अच्छी दे रहा है। हालांकि लॉजिकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आप डेली से 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन के लिए स्पेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, टेबल्स हैं, यानी पहाड़े पहाड़े हमें देखा जाए तो 1 से 30 तक याद करने चाहिए, वरना करने वाले तो 1 से 20 तक ही मतलब काम चला लेते हैं। लेकिन हम अपने केस में बात करते हैं तो हमने 1 से 40 तक का कवर किया था, लेकिन 1 से 30 तक आप कवर कर लीजिए। और हाँ, टेबल इस तरीके से नहीं याद करना है कि जैसे हमने पहले क्या करते थे, जैसे 15 का पहाड़ा याद करते थे तो 10 तक का याद कर लेते थे, 15 इंटू 10 जा 150। लेकिन एग्जाम में जैसे डायरेक्ट आ रहा है 15 इंटू 17 जा, तो इसके लिए काफ़ी हमें
मतलब मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी कैलकुलेशन अलग सोचनी पड़ती है। लेकिन बस जिससे कैलकुलेशन में हेल्प हो जाए, इसीलिए हमें 10 तक नहीं रुकना है, हमें 20 तक जाना है। 20 तक का जो टेबल होगा उसे 20 तक ले जाना है। जैसे एग्जांपल, हमने जैसे 18 का टेबल याद कर रहे हैं, हम याद कहाँ तक करते हैं, 18 इंटू 10 जा 180। लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए 18 इंटू 20 जा, वो तो सबको पता ही होता है, लेकिन 18 इंटू अगर 17 जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, 306 होता है। तो यानी हमें जितने भी 20 तक टेबल है वो 10 तक नहीं याद होनी चाहिए, 20 तक याद होनी चाहिए। इससे काफ़ी, अगर आप एक बार ट्राई करिएगा पक्का हमारे कहने से, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव होगी। और कैलकुलेशन के लिए एक ट्रेंडिंग में बुक भी चल रही है जो कि है इंस्पेक्टर चालीसा, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी। हालांकि हमने नहीं फॉलो किया था, हमारे टाइम पे ये ट्रेंड में थी ही नहीं, तो हमने नहीं फॉलो किया था, केवल कैलकुलेशन करते थे 15 से 20 मिनट निकाल के टाइम, या आधा घंटे डेली। तो अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन को। एंड इसमें ऐसी एक सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन कि काफ़ी एस्पिरेंट को फेस भी करना पड़ता है। इस सब्जेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। ये कैसी सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी टाइम मांगती है। ये नहीं होता है कि एक दो दिन में हमें वो कैद याद हो जाएंगी, जितना भी कंपाइलेशन है वो याद हो जाएगा, या फिर ग्रामर सीख लेंगे। ये काफ़ी, इसमें एस्पिरेंट को 1 साल भी लग जाते हैं कवर करने में, 1 साल भी लग जाते हैं पूरे इसे कवर करने में। तो और अगर आप हिंदी मीडियम से रहे हैं इंटर तक तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। हम भी हिंदी मीडियम से ही इंटर तक पढ़े थे, तो काफ़ी मतलब फेस करना पड़ता है, लेकिन हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे। अगर हम अपना बताते हैं तो हम किसी टीचर से इंग्लिश में कोई कोचिंग या कुछ भी नहीं फॉलो किए थे, ना किसी भी टीचर से हम पढ़े थे। हम डायरेक्ट सबसे पहले जो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बुक आती है, इस पे मूव किए थे। ये काफ़ी बेसिक्स बुक होती है, लेकिन काफ़ी एग्जाम के लिए रिलेवेंट इसमें कंटेंट होता है। और इसमें अगर हम बताते हैं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो अलग अलग बुक आती हैं, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, लेकिन हमने केवल इसमें पार्ट 1 ही कवर कर पाए थे, क्योंकि पार्ट 2 के टाइम मेंस की अचानक से डेट आई गई थी, लेकिन हम पार्ट 2 नहीं कवर किए थे। लेकिन पार्ट 1 ये था कि हमने पार्ट 1 जो था वो 2 से 3 बार अच्छे से कवर किया था। एक बार CHSL के लिए कवर किया था और एक बार CGL के लिए। तो हमने वॉल्यूम 1 अच्छे से कवर किया, लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों को अच्छे से कवर करना है, जिससे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद सबसे पहले ये प्रॉब्लम बड़ी आती है इंग्लिश में कि वोकैब कैसे प्रिपेयर करें। तो अगर आप वोकैब को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बुक आती है इसके लिए, फॉरेन राइटर की है, नॉर्मन लेविस की, जिसका नाम है वर्ड पावर मेडिजी। इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो कि टफ लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसे रीड करने में। लेकिन ये काफ़ी बेसिक से दिए हुए हैं इसमें वोकैब, जैसे रूट वर्ड से सिखाया गया है कि किस तरीके से किसी भी वर्ड को लर्न करना है या सीखना है। कोई नया वर्ड एग्जाम में आ रहा है तो किस तरीके से रिलेट करके उसे ऑप्शन से यूज़ कर लेना है। तो आप इस वोकैब के बुक को फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमने फॉलो किया था। हमें इस बुक को कवर करने में 5 से 6 महीने लगे थे आराम से, पूरी बुक अच्छे से कवर करने में। उसके बाद आती है कि न्यूज़पेपर की, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी 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 रिलेवेंट होता है। हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। और हमने न्यूज़पेपर की रीडिंग की भी थी। हालांकि हिंदू न्यूज़पेपर पे डायरेक्ट मूव करना, अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इसके लिए एक पहले न्यूज़पेपर आता है जो कि जिसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी दिया होता है, इसका नाम है ब्रिल्स एक्सप्रेस। ब्रिल्स एक्सप्रेस, आप इसको पहले रेफ़र कर सकते हैं। ब्रिल्स एक्सप्रेस, आप इसे पहले रेफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, उसका ट्रांसलेशन भी दिया होता है। उसके बाद जब 1-2 महीने आप इसको कवर कर लीजिए अच्छे से, जब सीख लीजिए कि किस तरीके से रीडिंग की जाती है, उसके बाद आप द हिंदू पे मूव कर सकते हैं। हम अपना बताएं तो 1 महीने ये ब्रिल्स एक्सप्रेस पहले पढ़े थे, जिससे थोड़ा लेवल अप हो जाए। उसके बाद द हिंदू पे मूव कर गए थे। तो द हिंदू हमने 5 से 6 महीने अच्छे से मतलब पढ़ा था, और ये इसे हम टाइम देते थे, जैसे एक एक 1 आवर या मतलब 1.5 घंटे आराम से निकाल लेते थे।
और इसमें हाँ जो द हिंदू में है, जैसे ईडियम्स हैं, ईडियम्स मिल जाते हैं यहीं से, और यहाँ से वोकैब्स मिल जाती हैं, अंडरलाइन लाइन करके हम किए थे। हाँ, ये बता रहे हैं कि आपको ये न्यूज़पेपर परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप कोई टेलीग्राम चैनल सर्च करके ऐसे मतलब देख सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर का हो गया कि मतलब कैसे रीड करना है। वो अगर सेपरेट वीडियो में कहेंगे तो हम बता देंगे किस तरीके से हम रीड करते थे, कैसे न्यूज़पेपर, कैसे वहाँ से कैब नोट करते थे, ये सब। उसके बाद काफ़ी ये बुक जो फेमस है वो कैब के लिए, वो कैब में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश की। तो ब्लैक बुक आती है, जो कि हमने तो बिल्कुल भी टच भी नहीं किया था। ब्लैक बुक बस ले लिए थे, कंपाइल कर लिए थे, और कुछ भी हम किए नहीं थे उसमें। तो ब्लैक बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती है। हमारे पास टाइम नहीं बचा था आखिरी में, तो हम नहीं फॉलो किए थे। हाँ, किरण पब्लिकेशन जो आती है प्रीवियस ईयर की, इसमें मतलब टॉपिक वाइज दिए होते हैं, जैसे ग्रामर पोर्शन अलग है, वोकैब का अलग है, इडियम्स एंड फ्रेज अलग है, सब्स्टिट्यूशन अलग है, ये सब किरण में दिया होता है। काफ़ी अच्छी बुक होती है। हालांकि कहते हैं लोग कि इसमें मिस्टेक्स भी दी हुई हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, उतनी मिस्टेक्स नहीं है, अच्छी बुक है। और मैंने ये लगाई भी थी किरण, काफ़ी हेल्पफुल रही थी एग्ज़ाम में। एंड उसी की वजह से हमारे आई थिंक जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसमें 47.5 है आउट ऑफ 50, यानी एक क्वेश्चन रॉन्ग था। और अगर मेंस की बात करते हैं तो 119 थे आउट ऑफ 135, काफ़ी अच्छा स्कोर था अगर देखा जाए तो। और अब बात करते हैं हम मॉक टेस्ट की। वैसे इंग्लिश टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, आप जानते हैं, और आप फील भी करेंगे, जो भी एस्पिरेंट हैं इसमें फेस करते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले अब इसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट अगर आपके पास टाइम है, इतना कवर करने के बाद दे सकते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा सेक्शनल मॉक टेस्ट। वरना जो फुल मॉक टेस्ट देना है जिसमें चारों सब्जेक्ट होंगी, तो उसमें तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। और इसका बार बार, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे, अगर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, तो ये भूल जाएंगे आसानी से। इसमें वोकैब भूलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। हमें डेली बेसिस पे, इसमें गैप, नो गैप, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। वोकैब में, वोकैब को लर्न करने में गैप नहीं होना चाहिए। वोकैब याद करने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे वोकैब को याद करने के दो काफ़ी तरीके जो हमने फॉलो किया। एक तो रूट वर्ड, जो हमने इसमें बताया वर्ड पावर मेडिजी में, और उसके बाद निमोनिक होता है ट्रिक। हालांकि आप लोग कहेंगे तो अलग अलग एक एक सब्जेक्ट की डिटेल में बताएंगे। अगर इसमें हम बताने लगे निमोनिक, रूट वर्ड, तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगी वीडियो, और बोरिंग भी हो जाएगी, इसीलिए इसे स्किप करते हैं यहाँ पर। तो ये सब्जेक्ट हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इसमें इवन एस्पिरेंट को 1 साल भी लग जाते हैं आसानी से कवर करने में, पूरे 1 साल। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस यानी जीएस, जिसने हर एस्पिरेंट की धज्जियां उड़ाई हैं। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है। तो जीएस का बात किया जाए, ये काफ़ी वास्ट इसका सिलेबस भी होता है, और इसके कई सारे सेक्शंस भी हैं अलग अलग। इसमें जीएस में भी सब सब्जेक्ट आती हैं, कि अलग अलग सब्जेक्ट होती हैं। इसका जो सिलेबस है या जो भी मतलब पूछने का तरीका है, काफ़ी मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, अलग अलग डाइवर्सिटी इसमें ज़्यादा होती है जीएस के क्वेश्चंस में। तो डाइवर्सिटी तो है, लेकिन हमें रिसोर्सेज इतने भी नहीं है कि रिसोर्सेज हमें बुक कलेक्टर बन जाना है या बस कंपाइलेशन इकट्ठा करके रखना है। नहीं, ये नहीं करना है, हमें लिमिटेड रहना है। हालांकि अनलिमिटेड पूछा जाता है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज से भी हम अच्छा कर पाते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करके भी हम अनलिमिटेड चीज़ें जो पूछी जाएंगी उनको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जीएस में किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो बात आती है हैंड रिटन नोट्स की। तो यही है कि सबसे पहले किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, जीएस के जो भी होंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म, जैसे हम अपना खुद का बता रहे हैं, तो हमने यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के जितनी भी वीडियो थी सर्च करके अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स को फॉलो कर लिए थे, और वहाँ अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है अच्छा, वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं आप। और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, और शॉर्ट में बनाइए, जिससे एग्ज़ाम में काम आए। इसी में हमारी मिस्टेक हुई थी कि हमने बल्कि नोट्स बना लिए थे जीएस के, काफ़ी लंबे लंबे नोट्स डिटेल में, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में काम नहीं आए, उनका कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमें जब हैंड रिटन नोट्स बन जाए, रिवाइज कर लेना है एक बार, उसके बाद लूसेंट बुक पे आना है, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि हर एक घर में जो भी एस्पिरेंट होगा
तो उसके वहाँ लूसेंट ना मिले तो बेकार है। तो ये लूसेंट एक रामबाण का काम करती है। तो इसे हम यही कह रहे हैं कि इसे थ्योरी पोर्शन के लिए कंप्लीट करना है, दूसरे घोर के पी जाना है। यही बात है, लूसेंट को तो घोर के ही पी जाना है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही कम है लूसेंट को। तो आप जितनी बार पढ़ सकते हैं लूसेंट को पढ़िए, रिवाइज अगेन एंड अगेन। बस जीएस में यही है, रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो लूसेंट हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, बहुत लिमिटेड रहना है इसमें जीएस में। उसके बाद घटना चक्र आती है। अगर आपने थ्योरी प्रोपोर्शन यहाँ से कंप्लीट कर लिया होगा, हैंड रिटन नोट से हो गया, और यहाँ लूसेंट से कंप्लीट कर लिया। लूसेंट्स की ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए आपको घटना चक्र लेनी चाहिए, और ये प्रीवियस ईयर की बुक होती है, इसमें एसएससी के पूरे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो ये एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया और सीजीएल हो गया, इनके सभी क्वेश्चंस के कंपाइलेशन दिए होते हैं इसमें टॉपिक वाइज। तो घटना चक्र आप फॉलो करिएगा, फॉलो कर नहीं सकते, आपको फॉलो करना ही होगा, क्योंकि जीएस इससे काफ़ी इम्प्रूव होती है, काफ़ी अच्छी बुक है। और उसके बाद जीएस में यही है कि मॉक टेस्ट, इसमें स्पीड का कोई रोल नहीं होता है, बस यही है जितना आप रिकैपिचुलेट कर पाएँ, बार बार टॉपिक को रिवाइज कर पाएँ, जितनी बार रिवाइज करें उतना ही कम है। जीएस काफ़ी वास्ट है एंड हमें इसे लिमिटेड रह के, क्योंकि और भी सब्जेक्ट को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि दिन भर जीएस ही पढ़ते रहें। जीएस बस हमें एक काम करती है, जीएस देती है लालच। जीएस हमें लालच देने का काम करती है। आप इसमें अगर ध्यान न दिए तो टाइम देते ही चले जाएंगे, देते ही चले जाएंगे, और जबकि कोई भरोसा नहीं रहता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। क्या पता आप इतना ज़्यादा पढ़ के जाएँ, तब भी हम अपने केस में बात करते हैं। एक बार तो हम मतलब काफ़ी जीएस पे फोकस किए और सीएचएसएल में हमारे 50 में 14 नंबर आए थे, और लेकिन तब भी मतलब ये लक की भी बात होती है। और एक बार 50 में 25 नंबर आए। और अब की बार सीजीएल मेंस की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारे स्कोर थे वो 75 नंबर का था। आपके 75 मैक्सिमम मार्क्स थे, तो उसमें 75 में हमारे 42 मार्क्स आए थे, 42, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर जीएस में आधे भी स्कोर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस की, ये एक जोड़ी है, जीएस का ही एक पार्ट मान सकते हैं आप, जीएस का ही एक पार्ट मान सकते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अच्छा, इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए हम क्या फॉलो किए थे? तो सबसे पहले हमने एक यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा है जिसका नाम है दृष्टि IQ, फोकस ऑन द नेम, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दृष्टि IQ, ना कि दृष्टि IS या स्टडी IQ। तो स्टडी IQ भी काफ़ी अच्छा चैनल है, लेकिन हमने दृष्टि IQ काफ़ी फॉलो किया था। ये जो इसके जो टीचर हैं काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और वो जो है मंथली वीडियो अपलोड करते हैं और वीकली वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो वीकली कर सकते हैं या मंथली। डेली करंट अफेयर्स स्किप करिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स करने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप मंथली ही करंट अफेयर करिएगा। वो मंथली करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, जो कि आई थिंक 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसमें टॉप 120 क्वेश्चन, टॉप 130 क्वेश्चन कराते हैं सर। तो यहाँ से हम यूट्यूब चैनल से मतलब कवर करके उसके बाद शॉर्ट में नोट्स बना लिए थे, यही करंट अफेयर्स के शॉर्ट में एकदम नोट्स बना लिए थे, काफ़ी जो कि हेल्पफुल रहे थे एग्ज़ाम टाइम में, और यहीं से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसके बाद आता है कि कोई मैगज़ीन फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए या कोई बुक। हाँ, स्पीडी की काफ़ी अच्छी होती है, और हमें ये केवल मंथली नहीं फॉलो करना है, केवल ईयरली फॉलो करना है, क्योंकि मंथली यहाँ से कवर हो जाएगा। उसको रिकैपिचुलेट करने के लिए, एक बार रिवाइज करने के लिए ईयरली ले लेना है। जैसे हमारा एग्ज़ाम मान लो लगा है कि अप्रैल में, मान लो एग्ज़ाम लगा है कोई भी, या चलो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम, सीजीएल का एग्ज़ाम, सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम था हमारा, वो मेंस की बात कर रहे हैं, 3 मार्च को लगा था। तो 3 मार्च को लगा था, तो आपको करंट अफेयर्स कितने टाइम तक के तैयार करनी है? तो यही कहेंगे कि 3 मार्च से पहले का 1 महीना, मार्च वाला तो छोड़ ही दीजिए, फरवरी आप भी छोड़ सकते हैं, फरवरी की ना तैयार करें तब भी काम चल सकता है। लेकिन जनवरी से लेके जो पिछले के कितने 6 महीने होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन 6 महीनों में भी जो 3 मंथ्स होंगे, 3 मंथ्स, जैसे इस केस में क्या होगा, जैसे जनवरी हो गया, वेट,
जैसे इन 3 महीनों में भी जो ये 3 मंथ्स होंगे, जो 6 महीने होंगे इसमें, इन 6 महीनों में भी जो 3 मंथ्स होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ये हम सीजीएल 2022 की बात कर रहे हैं, जो हमने एग्ज़ाम दिया था उसकी बात हो रही है। तो चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या एमटीएस, सभी के लिए सेम ही केस है। तो इसमें जो 3 महीने होंगे, जैसे हमारा मार्च में एग्ज़ाम लगा था, मार्च में लगा था, तो जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, ये पीछे के महीने हैं। उसके बाद जनवरी हो गया, दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया। ये जो 3 महीने उनके होंगे, इनकी करंट अफेयर्स तो पी ही जाना है, पूरी पूरी एकदम साफ कर जाना है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का हो गया, और ज़्यादा सोर्सेस नहीं फॉलो करने हैं, क्योंकि उतना हो नहीं पाता है, ना तो हमसे हो पाया था, ना तो आपसे हो पाएगा अगर आप नॉर्मल ह्यूमन है तो लिमिटेड रहिए अपनी रिसोर्सेज को, उन्हीं एक ही रिसोर्स को बार बार पढ़िए। रीड वन रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स, डोंट फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज इन वन टाइम। तो फोकस ऑन द स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर, जिसे जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो रीजनिंग की बात करते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी नैरो होता है, मतलब शॉर्ट होता है सिलेबस। इसको आसानी से कवर करने वाले तो 2 से 3 महीने भी आराम से हो जाता है, 2-3 महीने में कवर हो जाता है इसका सिलेबस। तो वही करना है, किसी भी एक टीचर को फॉलो करना है। जैसे अपने केस में बता रहे हैं, जो कैरियर वी लाइफ पे पीयूष वसनेत सर थे, उनसे हम पढ़ लिए थे, वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद केवल और केवल रीजनिंग में पूरे नोट्स नहीं बनाने, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना या कुछ भी नहीं लिखना, क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं लिखना, उनका सोल्यूशन भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। केवल हमें कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं, जिससे लास्ट टाइम में हम रिवाइज कर पाएँ केवल कॉन्सेप्ट को ही। रीजनिंग में बस कुछ कॉन्सेप्ट ही मेन है, और इतना करने के बाद आप किसी बुक्स को ज़रूरी नहीं कि फॉलो करो। अगर मेंस के लिए जा रहे हो तो स्पेशली किसी भी बुक्स को फॉलो कर सकते हो, वरना इतनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट तो देना ही होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें टाइम का भी इशू होता है। जैसे मैथ्स में है टाइम का इशू, उसी तरीके से इसमें रीजनिंग में भी टाइम की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन मेंस। एंड अगर आप बुक्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये घटना चक्र की प्रीवियस ईयर बुक काफ़ी अच्छी आती है रीजनिंग की, तो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए इतना ही है। आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, अगर आप अच्छे से करें और काफ़ी अच्छा स्कोर भी करेंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं रीजनिंग के बाद कंप्यूटर नॉलेज पे। तो कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं कि हमने इसे कैसे प्रिपेयर किया था। और ये कंप्यूटर नॉलेज थ्योरी वाला है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये कोई भी एग्ज़ाम हो, अब सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट का हो, सभी में कंप्यूटर्स नेसेसरी भी हो चुका है। तो और ये सीजीएल सीएचएसएल मेंस में भी आ चुका है। सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल में इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मेंस में। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 60 मार्क्स के कंप्यूटर पूछा जाता है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो इसको कैसे कवर करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसका 30% यानी 18 मार्क्स इसके किसी भी अदर देन सीपीटी जो पोस्ट होती है उनके लिए क्वालिफाइंग होता है। तो इसको कैसे कवर करना है, हमने कहाँ से कवर किया था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। वही करना है कि किसी भी एक टीचर को पकड़ना है, क्योंकि इसमें टीचर ज़रूरी है थोड़ा सीखने के लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो किसी भी टीचर को एक अच्छे फॉलो करना है और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। अच्छा, हमारे केस में क्या हुआ था कि हमने सिलेबस तो प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट कर लिया था। मेरा 13 दिसंबर को प्रीलिम्स लगा था, तो प्रीलिम्स के पहले ही, हालांकि मेंस में पूछा जाता है, लेकिन मैंने प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर। लेकिन ये हुआ था कि मेंस की अचानक डेट आ गई थी, तो हम रिवाइज नहीं कर पाए थे, यानी जो नोट्स बनाए थे वो छुए भी नहीं थे। लेकिन तब भी क्योंकि हमने मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, डेली वही जो फुल टेस्ट लगाते थे जिसमें सारी सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो इसमें 20 क्वेश्चन डेली रिपीट ही हुआ करते थे, उसे अच्छे से एनालिसिस करते थे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया था हमारा। 60 में 46 स्कोर हुआ था, 46 आउट ऑफ 60, और जो कि नॉर्मलाइज होके 50 स्कोर बन गया था, और क्वालिफाइंग 18 चाहिए थे, तो स्कोर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मूव करते हैं इसी तरीके का एक, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कंप्यूटर टाइपिंग है। कंप्यूटर टाइपिंग जैसे सीएचएसएल हो गया, इसमें भी पूछा जाता है, सीजीएल हो गया, इसमें भी पूछा जाता है। हालांकि सीएचएसएल 10+2 का एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट की मांगते हैं।
और जो CGL है इसमें 27 वर्ड पर मिनट की मांगते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है, क्वालिफाइंग करना आसान हो जाता है। CGL के लिए तो बहुत ही आसान होता है, CHSL के लिए भी ये आसान ही होता है। और जो बताते हैं हमने कहाँ से कवर किया था, तो हमने सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कोई भी कोचिंग क्लासेस या कहीं ऑफलाइन जाके हमने ये टाइपिंग के लिए क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी। आप भी कर सकते हैं घर पे ही, आपके पास लैपटॉप होगा ही या कंप्यूटर होगा, सेटअप होगा पूरा, कोई भी कीबोर्ड उठा लीजिए। वैसे अगर आपको एसर मिल रहा है तो वही ले आइएगा, क्योंकि जो टीचर्स के सेंटर होते हैं SSC के, वो स्पेशली एसर का ही कीबोर्ड देते हैं। वैसे किसी भी कीबोर्ड से काम चल सकता है, तो आप मोबाइल में भी मतलब इनपुट देके टाइपिंग कर सकते हैं, या लैपटॉप होगा कंप्यूटर तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम बताते हैं कहाँ से हमने कवर किया था। तो अगर ऑनलाइन कोचिंग मतलब ऑफलाइन नहीं किए थे, तो सबसे पहले हमने एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम है, हम नाम लिखे दे रहे हैं, अवी, टेक अवी है, टेक अवी, टेक अवी नाम से एक चैनल है जिसपे इंग्लिश टाइपिंग की 10 वीडियोस अपलोडेड थी। ये 5-6 साल के पहले की वीडियो है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रही थी। तो ये 5-6 साल की पहले की वीडियोस हैं, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रही थी, और हम इसी से बेसिक्स सीख गए थे कंप्यूटर टाइपिंग। उसके बाद 20-25 रुपए की एक बुक आती है टाइपिंग के लिए, ये परचेज़ कर लीजिएगा, इससे काम हो जाएगा आपका। और उसके बाद इसी बुक में एक स्पेशल स्टेटमेंट होता है, A to Z लेटर्स होते हैं, जैसे द फॉक्स जम्प्ड अपॉन द टैग, मतलब कैट। तो यही स्टेटमेंट होता है जिसमें A से Z लेटर्स यूज होते हैं, तो उससे वहाँ से प्रैक्टिस हो जाती है। और ABCD की भी अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये काफ़ी आसान होता है, हो जाती है। जैसे अपने केस में हम बता रहे हैं कि जो CHSL में मांगी गई थी 35, तो हमारी 35 स्पीड आ गई थी 10 मिनट्स में, आराम से 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है 35 मिनट के हिसाब से। तो अरे आई मीन 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है और 10 मिनट्स के लिए टाइप करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें हमारी एक्यूरेसी जो रही थी 98.75% एक्यूरेसी रही थी। और वहीं अगर हम बात करते हैं CGL की, तो इसमें 98% एक्यूरेसी रही थी, 98%। और ये टोटल 15 मिनट्स का टेस्ट हुआ था टाइपिंग का CGL में, जो कि हमारा टेस्ट 11 मिनट में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि आसान ही होता है। तो 11 मिनट में कंप्लीट हो गया था, 4 मिनट बचे थे, तो इसको रिव्यू कर लिए थे कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई लाइन तो नहीं छूट गई। सबसे बड़ा डर यही होता है, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो लाइन वाइन नहीं छूटनी चाहिए, बस यही 4 मिनट में देख लिए थे, और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आई थी 98%, वरना नीडेड तो 89%। तो अब ये सब कवर करने के बाद अब आती है बात मॉक टेस्ट की। तो हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट कब देने हैं, कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, और किस तरीके से एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है। तो यही बात करते हैं। हम चाहे जितना एक्सपर्ट हो जाएं, ऊपर से तैयारी करके जितना भी हमने बताया कि इन बुक्स को फॉलो करना है, ये प्रिपरेशन करना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, चाहे जितना पढ़ लिया जाए, अगर लास्ट वाला छोड़ दिया जाएगा मॉक टेस्ट, तो सब पानी में मिल जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें मेन फोकस मॉक टेस्ट पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बारे में, हम बताते हैं कि कौन से मॉक टेस्ट हम फॉलो किए थे। तो हम पूरा बताते हैं। हमने 2019 में इंटर पास किया था, और तभी हम अप्रैल में, वही मतलब 4 अप्रैल में रिजल्ट आया था हमारा इंटर का, और उसी के बाद हमने स्टार्ट कर दिया था SSC की प्रिपरेशन। तब SSC मतलब ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, बस ऐसे स्टार्ट कर दिए थे। कोचिंग ऑफलाइन जाते थे, 4-5 महीने किए थे, उसके बाद ऐसे कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं CHSL के लिए। तो CHSL के लिए हमने पहले तो CHSL ही दिया था, तो इसके लिए हम ग्रेड अप, जो ग्रेड अप, अब इसका नाम बायजूस ने ओनरशिप ले ली है ग्रेड अप की, तो बायजूस के नाम से ये टेस्ट प्रोवाइड करता है। तो ग्रेड अप पे दिए थे काफ़ी टेस्ट। तो हमने CHSL के लिए ही अगर कर रहे हैं, 2020 में हमारा CHSL हुआ था, 2019 में स्टार्ट किए थे, और 2020 में हमने 50 से 60 मॉक टेस्ट CHSL के 50 to 60 मॉक टेस्ट दे दिए थे, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। और शुरुआत में नहीं होता यार, इम्प्रूवमेंट किसी से नहीं होता है। हमें तो मतलब हमारे जो फर्स्ट मॉक टेस्ट में शायद 75 या 76 स्कोर आए थे आउट ऑफ 200। तो धीरे धीरे स्कोर बूस्ट होता है। इवन हम 120 पे आके स्टिक हो गए थे। तो हमने भी यूट्यूब पे कई बार सर्च किया है कि 120 से मार्क्स कैसे ज़्यादा लाएं, किस तरीके से स्कोर अच्छा करें, लेकिन कुछ फ़ायदा थोड़े ना होता है, बस फ्रस्ट्रेशन होती है और उससे देख के कि मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं।
लेकिन जो हम बताएंगे अगर कोशिश करेंगे तो आप बढ़ेंगे, पक्का है मार्क्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, अचानक से नहीं बढ़ते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो हमने फिर ये तो CHSL के लिए हो गया, लेकिन जब CGL के लिए सीरियस हुए पूरे 1 ईयर के लिए, 8 से 9 महीने के लिए, तो कौन से फॉलो किए थे, तो हम टेक्स्ट बुक पे फिर मूव किए। टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट होता है, हालांकि ग्रेड अप का भी था लेकिन टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा। और इसी के साथ ओलिव बोर्ड, ये मेनली CGL के लिए था, प्री प्लस मेंस के लिए। तो टेक्स्ट बुक के तो हम डेली बेसिस पे देते थे, लेकिन ओलिव बोर्ड का डेली नहीं देते थे, इसका एक वीकली लाइव टेस्ट आता था। इसका जो था ओलिव बोर्ड का वीकली लाइव टेस्ट आता था, इसका वीकली लाइव टेस्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था। सैटरडे को आता था, सैटरडे एंड संडे रहता था, देते थे। काफ़ी आई थिंक 1.5 से 2 लाख एस्पिरेंट एक साथ देते थे इस ओली बोर्ड पे टेस्ट, और उसमें अपनी रैंक पता चलती थी, काफ़ी अच्छा लगता था देख के। तो ये ओली बोर्ड मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और टेक्स्ट बुक भी तो इसी पे देते थे। हालांकि ओली बोर्ड का कुछ अलग ही लेवल होता है, ज़्यादा ही लेवल होता है, तो टेक्स्ट बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों फॉलो करिएगा। इस पर हम लाइव दिए थे ओली बोर्ड पे। और सबसे मेन चीज़, मॉक टेस्ट देने में तो मज़ा आता है, लेकिन जब एनालिसिस की बात आती है तो काफ़ी इसमें एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी हमें एनालिसिस अगर ये नहीं करेंगे तो मॉक टेस्ट देना ही बेकार हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ एनालिसिस है। अब होता क्या है कि जब शुरुआत में कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, बस उसे केवल नंबर ही दिखाई पड़ते हैं कि मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं, तो वो क्या करेगा, पहला टेस्ट देगा, फिर मान लो 80 या 85 नंबर आए, उसके बाद फिर सोचेगा लाओ दोबारा देते हैं, मतलब बिना एनालिसिस किए, फर्स्ट को एनालिसिस नहीं, दोबारा कि लाओ अच्छा दूसरे में मार्क्स देखते हैं कितने आ रहे हैं, मतलब अपने आप को ही इंकरेज करने के लिए। तो देखा, अगर दूसरे में मान लो 85 से ज़्यादा आ गए तो बहुत खुशी की बात। उसे भी एनालिसिस नहीं करना, हमें पता है दूसरे को भी एनालिसिस नहीं करना, ना तो पहले को ना भी दूसरे को। तो 85 से ऊपर आ गए तो सही बात है। अगर 85 से कम आए यानी 80 से कम आए, अगर मान लो इसमें 70 आ गए तो होगी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पहले को एनालिसिस नहीं किया, दूसरे में 70 आए, अब इसको भी नहीं करना है, फिर आप देंगे कि यार 70 क्यों आए, अब ईगो की बात आ जाती है, 70 से ज़्यादा मुंह लटक जाएगा तुरंत। तो आप तीसरा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अगर उसमें 90 आ गए, अब खुशी के मारे एनालाइज नहीं करेंगे, तो यही चलता रहता है। तो आप यही है कि एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद एनालिसिस ज़रूर कीजिए, तब दूसरे मॉक टेस्ट पे मूव करिएगा, वरना ये फ्रस्ट्रेशन खुशी की बात चलती रहेगी और एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एनालिसिस काफ़ी अच्छा करना है। इवन अगर 1 घंटे का जो मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स का, तो उसे एनालिसिस करने में हमें 3 से 3.5 घंटे भी लग जाते थे, अगर मॉक टेस्ट का लेवल अच्छा होता था। और इसमें ये कहेंगे कि एक शॉर्ट नोट्स एकदम पतली सी कॉपी बना लीजिए, और उसमें GS और इंग्लिश पे मेन फोकस, जो इंग्लिश की वोकैब है, और GS का जो टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा एनालिसिस देता है, तो उससे नोट करके जो दूसरे दिन मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उससे 15 मिनट तक पहले ये रिवाइज कर लिया जाएगा, काफ़ी हेल्प होगा जब दूसरा टेस्ट देंगे आप। तो ये एनालिसिस काफ़ी अच्छा करना है। उसके बाद यही है कि मेक शॉर्ट नोट्स फॉर एनालिसिस और मॉक टेस्ट फॉर टाइपिंग, ये तो हो ही गया है। बस यही इस वीडियो में यहीं तक था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो रिस्पांस दीजिएगा, और आपको ये भी बताना है कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहेंगे, मेरे शेड्यूल पे, कि मेरा शेड्यूल क्या रहता था, कि पूरे दिन किस तरीके से पढ़ाई करते थे, या क्या टाइम टेबल, या किस तरीके से टारगेटेड स्टडी होती थी या टाइम टेबल वाली होती थी। तो आप इस पर भी मतलब पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि आप जो बताइएगा कमेंट में कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके उसको डिटेल में किस तरीके से हमने इसको मतलब फॉलो किया, कहाँ से टेस्ट दिया, कैसे किस तरीके और डिटेल में लाएं। तो आप रिस्पांस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।